बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा इसमें हम बात करेंगे कि अठरा क्या बीमारी होती है, और फिर हम ये बात करेंगे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस जो होते हैं ये क्यों होते हैं, यानी इसकाते हमल अगर है तो क्यों है, आईओडी क्या होता है, डीएनसी क्यों करवानी पड़ती है, किस मराहल से गुजरना पड़ता है, विजाइनल डिस्चार्जिंग या लिकोरिया या इस तरह के जो हाइजीन के मसाइल होते हैं, ये सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे कई पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बेटी की शादी हुई थी, या कोई खुद आती है वो कहती मेरी जब से शादी हुई है 2 से 3 महीने का हमल होता है, फिर खुद से ही वो हमल ज़ाया हो जाता है। इसी तरह मुझे किसी ने कहा तुम्हें अठरा की बीमारी है और तुम तो माँ बन नहीं सकती। इस तरह की कई ऐसी मिथ्स होती हैं जिसको लेके लोग डेली बेसिस पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मुनीबा ताहिर, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। जब भी कोई गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम में आता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपको अपनी तालीम में यहाँ तक पहुँचने में क्या मुश्किलात, क्या हर्डल्स, किस तरह आप यहाँ पहुँची? बीइंग फीमेल, सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं आपको पता है कि उनके ऊपर ऑब्वियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की होती है, साथ साथ अगर उनको शौक़ है करियर मेकिंग का तो ये सब कुछ आपके ऊपर एक चैलेंज की तरह होता है। तो बस यही हर्डल्स हैं जो हर फीमेल को करनी पड़ती हैं। अल्टीमेटली जो है अगर आप लगन के साथ लगे रहें तो आप अल्टीमेटली अपना गोल अचीव कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जब आपने एमबीबीएस किया तो आपका ये माइंडसेट था कि मैंने गायनोकोलॉजिस्ट ही बनना है? बिल्कुल। क्यों? आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। जब एमबीबीएस कर रहे थे 4th ईयर में, जब हमारी क्लिनिकल रोटेशंस हुई तो उस टाइम पे ज़ाहिर है मैंने डिफरेंट वार्ड्स में काम किया। तो मेरे 2 शौक़ थे, एक मेरा शौक़ था कार्डियोलॉजी का, दूसरा गायनी। ठीक है। गायनी को मेरा ख्याल है कि इट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग फील्ड। एक तो और एक नहीं, आपको 2 जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, माँ और बच्चा दोनों। माँ बच्चा दोनों। ठीक है। तो और आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो बस यही चीज़ थी। और दूसरा मुझे चैलेंजिंग लाइफ थोड़ी पसंद है, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि आपको और क्विक डिसीजंस करने पड़ते हैं। सो इट इज़ द गेम ऑफ नर्व्स। तो आपको सडन डिसीजंस लेने हैं और अल्टीमेटली जो है लोग जो हैं बहुत ऑब्लाइज भी होते हैं और आपको आउटकम भी नज़र आता है। सो आई हैड टू डिसाइड बिटवीन 2 फील्ड्स, कार्डियोलॉजी और गायनोकोलॉजी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर करियर को कंटिन्यू रखना, तो मुझे लगा कि मेरा ख्याल है कि गायनी इज़ मोर सूटेबल फॉर मी ड्यू टू माई जो भी सर्कमस्टांसिस थे उनकी वजह से जी। तो अल्टीमेटली फिर उसको साथ लेके चले। लेकिन ये था कि मैंने अपना माइंड ड्यूरिंग एमबीबीएस ही क्लियर कर लिया था कि मुझे गायनी ही करनी है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब इसमें फिर आपने एफसीपीएस किया? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, डॉक्टर्स हमेशा पढ़ते रहते हैं और इवन अभी भी मुझे लगता है कि जिस स्टेज पे आप ब्रेक ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आपको कंटिन्यूसली अगर प्रोग्रेस करना है तो यू हैव टू बी अप टू डेटेड। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ता है। एफसीपीएस किया, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है वो की, उसके बाद जो है एसआरशिप की और साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देखती हैं बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा एक्सपोजर होता है और ज़्यादा लोग आपके साथ रिपोर्ट होते हैं और फीमेल ज़्यादा जो है ना वो कन्वीनियंट भी रहती हैं आपके साथ बात करने में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब हम जैसे कि बात कर रहे होते हैं, अठरा नामी कोई बीमारी जो है क्या वो मेडिकल फील्ड में या बेस्ड ऑन साइंस कोई रेजिस्ट करती है इस तरह?
देखिए 18 बेसिकली क्या है, लोगों को इस चीज़ का शौर होना चाहिए। जी। हम सिर्फ एक फीमेल है जिसके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी होती है, थोड़ी देर के बाद पता चलता है हार्ट बीट आई और ख़त्म होगी, ठीक। या जो है अचानक से बच्चे की पेट में डेथ हो गई, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो प्रेगनेंसी से गुजरती है, ऊपर नीचे बच्चे हुए चले जा रहे होते हैं। तो फीमेल्स जो है, मतलब सोसाइटी आप कह लें, फीमेल्स नहीं, सोसाइटी जो है वो उसे लेबल कर देती है 18। ठीक है। 18 बेसिकली अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें तो इट इज़ रिकरेंट मिसकैरेजेस। ठीक है। ठीक है, रिकरेंट मिसकैरेजेस को साइंस ने डिफरेंट तरह से, डिफरेंट हमारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इसको डिफ़ाइन किया। तो अगर हम RCOG जो रीसेंट गाइडलाइन है उसको देखें तो वो कहते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो गए। ठीक है। अगर आप ASRM या आप HRA की गाइडलाइंस देखते हैं तो वो कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, तो उनको भी हम अगर आम जुबान में समझाना चाहें तो उसको 18 कहते हैं। ठीक है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से होती हैं, और ये ऐसी बात नहीं है कि अगर हो गया तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है, और वो कहते हैं अब आप कभी जो है ना वो मां नहीं बन सकती, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो लेकिन उसका प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए, इवेल्युएशन के बाद टारगेट टेलर ट्रीटमेंट होता है, और बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल भी होते हैं, और ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जिनके मल्टीपल टाइम्स मिसकैरेजेस हुए हैं, उसके बाद उनके नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई, हेल्दी बेबी है उनके पास। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब हमने देखा कि 70% हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो रूरल एरियाज़ में रहती है, या तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस है उनको। वो ये कहते हैं कि जब 2-3 मिसकैरेजेस हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो डॉक्टरों की जान छोड़ देते हैं, वो डिफरेंट किस्म के तवीज़ धागे और इस तरफ चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें जो फ़र्क ही इससे पड़ा था। तो क्या ये रियलिटी है या मिथ है? देखिए रियलिटी तो इसे मैं नहीं कह सकती, शिफा तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन अगर हम साइंस के लिहाज से देखें तो रिकरेंट मिसकैरेजेस का जो केस है, अगर उसमें एक पेशेंट अपना ट्रीटमेंट नहीं भी कराती किसी भी वजह से, तो उसमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने का फिर भी चांस है, एंड दैट इज़ क्वाइट हाई, 60-70% है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर उसके 2 या 3 मिसकैरेजेस हो गए तो उसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकती या उसको हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है। बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम उसको बगैर ट्रीटमेंट के भी छोड़ देते हैं तो स्टिल शी कैन बिकम प्रेग्नेंट एंड शी कैन गिव बर्थ टू अ लाइव एंड हेल्दी बेबी विदाउट मेडिकेशन। विदाउट मेडिकेशन भी। ठीक है। बट ये नहीं है कि आप इस वजह से आप ट्रीटमेंट ही ना करवाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एवेलुएट कराना बहुत ज़रूरी है, और जितने मिसकैरेजेस बढ़ते जाते हैं फ्यूचर मिसकैरेज का चांस उतना बढ़ता चला जाता है। अगर आपके किसी कपल के 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं तो थर्ड मिसकैरेज होने का चांस ऑलमोस्ट 28-29% है। किसी के 3 मिसकैरेजेस हो गए हैं तो आगे दोबारा मिसकैरेज होने का चांस जो है वो 33% तक चला जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आप टाइमली अपनी वैल्यूएशन करा दें, जो कि साइंस भी कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं तो यू शुड गेट इवैल्यूएटेड। और जो ज़्यादा एजुकेटेड हमारे कपल्स हैं वो तो इवन फर्स्ट मिसकैरेज के बाद आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे साथ क्यों हुआ है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रीज़न इज़ नॉट नोन। कुछ केसेस हैं, 50% केसेस हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस में जिसमें हमें वजह पता है। ठीक है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो होता है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ट्रीटमेंट देना ज़्यादा ईजी, यानी ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बिल्कुल हर एक जैसा नहीं, इस तरह नहीं है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, कि मतलब हम एक ही ट्रीटमेंट है जो सबको लिख दें। अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रैक्टिस भी चल रही है कि वो एक रिजीम लिखी हुई है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हैं तो सबको वो एक ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। जिसको बहुत ज़्यादा जो 18 जिसको लेबल कर रहे हैं या फिजिशियंस हमारे या डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं, तो वो उसमें खून पतला करने के इंजेक्शंस और मेडिसिन लिख देते हैं, टैबलेट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम इंसिडेंस देखें रिकरेंट मिसकैरेजेस में वो भी 20% के अराउंड है। सो अगर किसी पेशेंट को जो इसमें एक बीमारी है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, अगर किसी को वो नहीं है और आप इसको यही ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके ट्रीटमेंट की वजह से उसकी वो सक्सेसफुल हुआ है। इसका ये मतलब है कि वो नेचुरली जो है वो कंसीव कर गया। तो और इसके और भी बहुत से रीजंस हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि 18 वाली जो औरत है वो जब बच्चा पैदा करती है वो बच्चा हमेशा कमज़ोर होता है, तो क्या ये रियलिटी है, कैसे ही होता है? नहीं, देखें इसमें जो एक कॉमन चीज़ आपको बताइए एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। ठीक है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, प्लेसेंटा की सर्कुलेशन इफेक्ट होती है, बेबी को ब्लड सप्लाई कम होती है, बेबी की ग्रोथ इफेक्ट होती है। अगर लकीली वो पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी अपनी एंड तक मुद्दत तक पहुंच जाती है, वो बेबी डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो वो बच्चों का चले उस वजह से रीज़न की वजह से वेट कम हो सकता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज के उसका वेट कम होगा। ऐसी मदर्स में हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट कि हर केस में ही वो बच्चा कमज़ोर होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, 18 की बीमारी को अगर ख़त्म करने का कोई आसान हल हो तो कैसे हो? अच्छा,
आसान हल इसका ये है कि एक तो प्रॉपर इवेलुएशन है, ठीक है, एक आप जो है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और ट्राई टू फाइंड द कॉज। ठीक है, अगर 50% में हमें कॉज मिल सकती है, 50% में अननोन है, बट ठीक। एटलीस्ट वो एक जो मेंटल पेशेंट के ऊपर ट्रॉमा है कि भी एक अनरेस्ट की सिचुएशन होती है कि क्या रीज़न है मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, और सेकंड जो है वो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है आवाम को कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस फीमेल को लेबल कर दिया जाए। हमारी सोसाइटी में ये भी होता है कि जी बाबे के पास ले जाओ, दम करा दो, दुरूद करा दो, दाई से इलाज करवा दो, जिस तरह आपने भी ऑलरेडी जिक्र किया। और यहाँ लोग क्या करते हैं कि उसको सोशली जो है उसको आइसोलेट करना शुरू कर देती है ऐसी खातून को। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, उसको और नज़र से देखा जाता है। और नज़र से देखा जाता है, या कोई और खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसको मना किया जाता है, स्पेशल तुमने उस घर में नहीं जाना, उस खातून से नहीं मिलना। तो ये कोई छूत की बीमारी तो है नहीं। तो पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि रिकरेंट मिसकैरेज करवा रही हैं। और ये भी नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद नहीं है। जब ट्रीटमेंट मौजूद है, जिस तरह बाकी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, आप इसका भी इलाज करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो अवेयरनेस, और उसके बाद जो है एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं और डेफिनेटली सक्सेस हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो 18 वाली पेशेंट होती हैं, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें इसको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए कि ये दोबारा जो है ना वो मिसकैरेजेस ना हो? देखिए, उस एहतियात में एक तो मेडिसिन हैं जो हमने बताया, कॉज अगर उसकी आइडेंटिफाई हो चुकी हुई है, जिस टैबलेट है, खून पतला करने के इंजेक्शंस हैं, डॉक्टर्स प्रेगनेंसी सपोर्ट करने की मेडिसिन दे देते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट आती है, उसकी ज़रूरत है। क्लोज फॉलो अप डॉक्टर के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बाकी अगर कुछ एडिशनल उसकी कोई हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, उनको मैनेज करना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही है तो पहले वो डिजीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, और वही जो एहतियात डॉक्टर आपको बताते हैं उसको फॉलो करना है। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में चूँकि हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, सफाई का वो म्यार नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड अगर लो हो जाए या उस तरह की सफाई अगर आप मेंटेन नहीं रख सकते, विजाइनल डिस्चार्जिंग है, लुकोरिया है, तो क्या वो भी काज बन सकता है रिकरेंट मिसकैरेजेस? देखिए, जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं वो एंडोमेट्रियम को डैमेज करते हैं। ठीक है। तो एंडोमेट्राइटिस की जो एक कंडीशन है वो रिकरेंट मिसकैरेज की एक रीज़न बन सकती है। ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सी रिसर्चेज अभी चल भी रही हैं। तो ज़ाहिर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि यही रीज़न है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, 18 वाला जो पेशेंट होता है, इसके कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई टेस्ट कराने पड़े तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि कोई टेस्ट होने चाहिए या इसका कोई स्कैन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए? देखिए, इसमें ब्लड टेस्ट भी आते हैं, इसमें स्कैन भी आता है, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आती है। ठीक है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो एक्सट्रीम ऑफ वेट, BMI लेस देन 19, मोर देन 25, ये रीज़न बन सकता है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे पास थायराइड आता है, प्रोलैक्टिन आता है, PCOS आता है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये भी करती हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल में बात की जाए तो एक्सेसिव जो अल्कोहल इनटेक है, स्मोकिंग है, ठीक है, और कैफ़ीन। ठीक है। अगर हम रिकरेंट मिसकैरेजेस में बात करें तो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डे अगर आप कैफ़ीन का यूज़ करते हैं तो हम मना कर देते हैं कि जी आप अपनी लाइफ को, अपने डाइट हैबिट्स को भी चेंज करें और लाइफ मॉडिफिकेशन कर लें अपनी। और इसी से रिलेटेड फिर हमारे ब्लड टेस्ट पे, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट में मज़ीद अगर हम कुछ ब्लड टेस्ट ऐड कर लें तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, उसका वर्कअप शामिल होता है, कुछ और थ्रोम्बोफिलियाज हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ और रीजंस होती हैं जो कि यूट्रस के स्ट्रक्चर को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। लाइक यूट्रस के अंदर बनावटी नुक्स है, एक सेप्टम है जिसको पर्दा है, यूट्राइन सेप्टम कहते हैं। ठीक। कभी कभार यूट्रस के अंदर कैविटी में सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं। तो इन सब को ट्रीट करेंगे तो इनके लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन एक अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट के साथ एक अल्ट्रासाउंड, दिस इज मैंडेटरी इन वर्कअप में। ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि अगर कोई 18 वाली पेशेंट है और उसको एक बच्चा हो गया नॉर्मली, उसके बाद भी बार बार ये इस तरह के रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं? देखिए, रिकरेंट मिस हो सकते हैं डेफिनेटली। देखिए, अगर तो वो अनडाइग्नोस्ड है, क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं, अब लकीली उस बेबी में नहीं आई हैं, वो नेक्स्ट बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अगर उनके अंदर कोई थ्रोम्बोफिलिया चल रहे हैं, एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया जिसमें एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम बहुत कॉमन है, अगर वो उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करती हैं तो फिर तो नेक्स्ट हेल्दी प्रेगनेंसी का चांस विदाउट ट्रीटमेंट इस केस में तो 10% तक रह जाता है। ठीक है।
और डॉक्टर साहब दूसरा जब देखते हैं जो कंट्रासेप्शन यूज़ करते हैं कुछ कपल्स, क्या ये ऐसे हो सकता है कि अगर उसका एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हुआ है और उसके बाद उन्होंने कंट्रासेप्शन यूज़ किए हैं, टैबलेट किए हैं या कोई भी और मेथड लिया है, उसके 2-4 साल 5 साल के बाद दोबारा अगर वो बेबी प्लान करते हैं तो भी उनको इस तरह का रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं? इसका इसके साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। लिंक नहीं है इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक हो गया। और आईओडी हम देखते हैं कि इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है बच्चों की, उसकी बेसिक काज क्या होती है? उसकी बेसिक कॉज में वही मल्टीपल रीजंस आती हैं जो रिकरेंट मिसकैरेजेस में हो। रिकरेंट मिसकैरेज में भी होते हैं, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी जिसे कहते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड किसी स्टेज पे कम हुआ, उसके बाद वो रुक गया और ख़त्म हो गया। ठीक है। उसमें अब वो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिनमें हो सकता है, डायबिटीज़ में हो सकता है, हाइपरटेंशन में हो सकता है, रिकरेंट मिसकैरेजेस की एक फॉर्म है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, उसमें हो सकता है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। ठीक है। कभी कभार सडन आईयूडी भी अनएक्सप्लेन्ड होता है, उसकी भी कोई रीज़न नहीं होती है। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं एक्सीडेंटल हो जाता है, कॉर्ड अराउंड नेक है, वो स्ट्रेंगुलेशन हो गई है, उस वजह से हो सकता है, या और रीजंस हैं। तो इसमें रिकरेंट मिसकैरेज में अगर एक पेशेंट है जिसके अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेजेस या आईयूडीज हो रही हैं, तो उसमें प्रॉपर यही चेकलिस्ट है जिसको हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कम उम्र की जो शादी होती है, क्या वो भी कोई काज बनती है 18 की या इस जैसी बीमारी? 18 का एज के साथ काफ़ी लिंक है। 18 मीन्स रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। तो जैसे जैसे हम एक्सट्रीम्स ऑफ एज की बात करें तो मिसकैरेज का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। और जो आइडियल एज इस्लाम में भी कहा है कि यंग एज में शादी कर लें, तो 20 से 24 के बीच में मिसकैरेज का रिस्क सबसे कम है। कम होता और अगर यही एज हम 35 को क्रॉस करना शुरू करते हैं, स्पेशली 40s में, तो मिसकैरेज का रिस्क 50% है। ठीक है। और इसी तरह से जैसे आप और एडवांसमेंट एज एडवांस हो रही है तो क्रोमोसोमल एनोमलीज का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाउन सिंड्रोम है। ठीक है। सो एक्सट्रीम्स ऑफ एज जो है ये भी रीज़न बन सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज रिकरेंट मिसकैरेजेस बट मिसकैरेज। ठीक है। डॉक्टर साहब खानदान में अगर कोई एक औरत है और उसको रिकरेंट मिसकैरेजेस हुआ था कभी, आगे आने वाली उसकी नस्ल में भी ये ट्रांसफर हो सकता है? वो कहते हैं कि इसकी माँ को भी था, बेटी को भी आगे है। अच्छा, वही मैंने बात की कि हमने इसे एक सोशल स्टिग्मा है कि जी 18 हो गया, एक तो सोशल आइसोलेशन भी हो जाती है, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, पेशेंट के ऊपर इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले लें कि अगर फैमिली के अंदर बार बार शादी हो रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ जीन्स होती हैं जो रिसेसिव होती हैं, जो दबी हुई होती हैं। तो अब एक खातून है जिसके अंदर किसी बीमारी की रिसेसिव जीन मौजूद है, अब उसका पार्टनर अगर उसी फैमिली से है और अगर उसके अंदर भी वो जीन मौजूद है, तो जब उनकी शादी होगी, बेबी होगा, तो कभी कभार वो दोनों मिलके वो डिजीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। ये रीज़न होती है। बट इट्स नॉट ऑलवेज कि अगर एक खातून को है तो ये इनहेरिटेडली चलेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस आती है फैमिली के साथ, ठीक है। अगर उस फैमिली में मेल साइड से फीमेल साइड से एक जीन ट्रेवल करता जा रहा है, अल्टीमेटली किसी साइड पे जाके वो दोनों एक कपल में इकट्ठा हो गया, तो फिर डिजीज मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग मौजूद है हमारे पास, उसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि इसमें मेजोरिटी, इसका भी इंसिडेंस कम है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हम कज़न मैरिजेस को डिस्करेज करते हैं, बट अगर कोई ऐसा कपल है जिसमें अगर इस तरह के एबनॉर्मल बेबीज हो रहे हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, और जेनेटिक स्टडीज़ और टेस्टिंग के बाद आपको पता चला है कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट उनमें है, तो फिर आप उनको ज़रूर कह सकते हैं कि जी अब आप फैमिली से भाई शादी करें, ये रीज़न है। तो उसके बाद भी उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। डॉक्टर मुनीबा ताहिर हमारे साथ मौजूद है और मज़े की गुफ्तगू जारी है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो बाकी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी। और स्पेशल टीवी के ऊपर जब हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा गेस्ट होता है वो बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करे। और आपके जहनों के अंदर उठने वाले जितने भी सवाल हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट एंगल्स के साथ वो सवाल अपने गेस्ट के सामने रखता हूँ और उनका ओपिनियन जो होता है बेस्ड ऑन साइंस, चूँकि हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं वो बड़े हाईली क्वालिफाइड और एक्सपर्ट होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में ऐसा मैसेज डिलीवर करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। आज का जो हमारा मौजू है 18, जैसे हम सोचते हैं कि घरों में, महल्लों में, गलियों में, गाँव में, कूचों में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के लेबल लगाते हैं कि इसको तो 18 की बीमारी है, ये तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, इस तरह के जो मसाइल होते हैं। तो हमने कोशिश की कि आज हम एक एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाएं और उनसे ये जानें कि क्या 18 नामी कोई बीमारी है भी या नहीं है, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो क्यों है,
इसके साथ अगर आपका रिकरेंट मिसकैरेजेस हो जाते हैं, आईओडी है, या बच्चा आपकी जो है ना वो यूट्रस के अंदर ही फौत हो गया, या डिलीवरी पहले हो गई, या लकोरिया कंटिन्यू रहता है, या वीकनेस है, डिहाइड्रेशन है, मिनरल डेफिशिएंसी है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके साथ लिंक्ड होती है या नहीं होती? तो डॉक्टर मुनीबा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी मज़े की गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल था, लेकिन चूंकि फिर ब्रेक का टाइम था, तो डॉक्टर साहब हमने ना असल में ये देखना है कि डिहाइड्रेशन, पानी का कम पीना भी कोई काज बन सकता है रिकरेंट मिसकैरेजेस का कि नहीं? पानी का कम पीना डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब पानी ना पीने की वजह अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है, तो स्ट्रेस जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट ज़रूर करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को। ठीक है, यानी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हमने ये देखा कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है उसमें मूड स्विंगिंग भी होती है, डिफरेंट किस्म का जो है ना उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, और सास बहू की लड़ाई भी शुरू हो जाती है, और इस तरह के कई मसाइल भी होते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप ये क्या समझती हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में औरत को किस तरह ट्रीट करना चाहिए? देखिए, अब एक खातून होती है जो फर्स्ट टाइम माँ बन रही है, एक वो है जिसने ऑलरेडी 1 या 2 प्रेगनेंसीज उसकी गुजर चुकी हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं वो तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती हैं, उनको नहीं पता होता, उनके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस उनकी बॉडी में हो रही होती है, ठीक है, तो उसको लेके वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। उनको होता है कि अच्छा मैं ज़रा झुक के चीज़ उठा लूँगी तो क्या हो जाएगा। मूड स्विंग्स ऑलरेडी प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से बहुत हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर सडनली नई नई शादी हुई होती है तो उनके ऑलरेडी जो है वो एक वो तब्दीली, रूटीन तब्दील हो गई, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, बहू आएगी तो सारा कोई संभाल लेगी। हाँ, उनकी तरफ से भी, उस पे फीमेल की तरफ से भी, और साथ उसकी बॉडी में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। तो उनको नहीं पता होता है कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से फीमेल को ट्रीट करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको केयर की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत उनको काउंसलिंग की, रीअश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है, और हर केस डिफरेंट होता है। कुछ प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो हाई रिस्क होती हैं, थ्रेटन्ड मिसकैरेज का केस होता है, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जिनको लोअर एब्डोमिनल पेन रहती है, स्पॉटिंग रहती है, उनको रेस्ट की ज़रूरत है ज़्यादा। वो खातून जिसको अनकॉम्प्लिकेटेड है उसको कम रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मॉम्स बनती हैं कि उनको डेफिनेटली जो है ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इस वजह से कि एक तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके नॉलेज में नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। यही फीमेल जब सेकेंड टाइम माँ बनेगी तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगी, ठीक है। तो इनको इमोशनल और जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी उनको साइकोलॉजिकल जो है वो काउंसलिंग, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखें, अगर मोटा और पतला दोनों को अगर हम कर लें कि एक मोटापे की पेशेंट है, एक नॉर्मल है, तो क्या दोनों में रिस्क एक जैसे हो सकते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस? बिल्कुल भी नहीं, या फ़र्क होगा? फ़र्क होगा। जो मोटापा है उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, उन्हीं में देखा गया है कि मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, जिसमें डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बेबी की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है, सी सेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो वेट को ऑप्टिमाइज रखना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर लोअर बेली फैट बढ़ जाए तो वो लिंक्ड है इसके साथ, रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ? लोअर बेली फैट देखा जाए एक एसोसिएशन है हाई ईस्ट्रोजन की, और हाई ईस्ट्रोजन स्टेट एक मोटापे की वजह से आती है, जिसकी वजह से साथ पीसीओएस भी लिंक्ड है। पीसीओएस के साथ देखा गया कि थायराइड डिसऑर्डर्स और प्रोलैक्टिन के डिसऑर्डर्स भी हैं, और ये सब जो है मिलके यहाँ आइसोलेटेड भी एक रीज़न है, तो रिकरेंट या मिसकैरेज या सिंपल एक मिसकैरेज के रीज़न बन सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, ये हमारे मुल्क का एक कौमी मसला है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कब्ज़ हो तो क्या वो आईओडी या बच्चे की डेथ का सबब बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसकी रीज़न नहीं, क्योंकि कुछ माएँ जो है ना वो अपनी बहू को फिर इस तरह वो कहती है कि तुम्हें तो हमने कहा था, तुमने ये नहीं किया, इस वजह से तुम्हारा मिसकैरेजेस हो गया। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आईओडी नहीं होता, आईओडी के तो पीछे बहुत से रीजंस मौजूद हैं। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में हो सकती है, लेकिन फीमेल को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, अपनी डाइट को बताते हैं कि हाई फाइबर डाइट लें, हाइड्रेशन अपनी इम्प्रूव करें, जिसका अंजीर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, और आप सैलड का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये नहीं है कि इसकी वजह से जो है फीमेल को आईयूडी हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्टर साहब, सेफ प्रेगनेंसी के लिए नींद कितनी ज़रूरी है?
नींद देखें, जो स्ट्रेस है ना वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपके हेल्थ को ओवरऑल इफेक्ट करता है। ठीक है। ठीक है, तो सेफ प्रेगनेंसी के लिए नींद उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपको अपनी हेल्थ का कोई भी इशू है उसको मेंटेन रखना है। अब स्ट्रेस प्रेगनेंसी की वजह से ज़ाहिर है ख़वातीन रेस्ट ज़्यादा कर रही होती हैं, उनकी नींद उस वजह से भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके अलावा एनजाइटी का एक फैक्टर शामिल होता है। प्रेगनेंसी की अपनी चेंजेस हैं जिसकी वजह से नींद इफेक्ट होती है, लेकिन नींद को पूरा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपके नज़दीक बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आपके नज़दीक प्रेगनेंसी के दौरान कितनी मिनिमम और मैक्सिमम नींद होनी चाहिए? मिनिमम और मैक्सिमम नींद एक तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल एवरेज अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 8 आवर्स टू 10 और 12 बहुत रेयर है, लेकिन 8 to 10 आवर्स की नींद जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी नीड्स। ठीक है। कभी आप एक्सर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कभी आप ज़्यादा आराम में होते हैं तो आपको देखिए, आप नोटिस किया होगा सबने, नींद कम आती है। ठीक है। तो मिनिमम 8 to 10 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ठीक होगा। डॉक्टर साहब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हम्म। उसके दौरान में वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपका क्या ओपिनियन है? वॉक बिल्कुल भी मना नहीं है, ठीक है। वॉक करें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो डेली एक खातून को या एक मर्द को वॉक करनी चाहिए। इसी तरह प्रेगनेंसी में, हाँ कोई प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर ऐसा है, थ्रेटन मिसकैरेज का रिस्क है, ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, तो उसमें हम एक्सर्शन अवॉइड करते हैं, बट बिल्कुल बेड रिडन होना भी ठीक नहीं है। आप जितनी मॉडरेट वॉक कर सकते हैं, आपको इजीली आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकते हैं तो आप करें और करनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब फेब्रॉइड्स, सिस्ट, रसोलियाँ, ये तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए, फाइब्रॉइड्स जिसको हम बात करते हैं वो यूट्रस के अंदर बनने वाली रसोली है। ठीक है। ठीक है, यूजली बिनाइन होती है, कैंसरस नहीं होती। ठीक है। अब सिस्ट की बात करें, सिस्ट का मतलब है एक फ्लूइड कलेक्शन है, ठीक, किसी भी जगह किसी भी जगह हो सकती है। ओवरी में बन जाएगी तो उसे ओवेरियन सिस्ट कहेंगे। ठीक। रसोली का मतलब है एक मैस है। ठीक है। ठीक है, वो मैस भी ये अब डिपेंड करता है बॉडी में कहाँ पे है। यूट्रस में है, उसको यूट्रस की रसोली कहेंगे जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ठीक है। ठीक है, और सिस्ट जो है, अगर ओवरी फीमेल के जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगर मोस्ट कॉमन जो ओवेरियन सिस्ट है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब टाइप्स ऑफ स्कैन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्कैन अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो वो किस टाइप के होते हैं और किस कैटेगरी के अल्ट्रासाउंड होते हैं? जैसे हम ये कहते हैं कि एक तो टीवीएस हो गया, एक प्लेन अल्ट्रासाउंड हो गया, कुछ लोग कहते हैं डॉपलर भी करवा लें। तो एक आम आदमी अगर इनकी टाइप्स को समझे तो कैसे समझे? देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्यों करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं वो बात करूंगी जो कि हमारी इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है। आइडियल सिचुएशन में उसमें जो है 3D TVS रिकमेंडेड है, क्योंकि हमें यूट्रस की स्ट्रक्चरल अनोमलीज को रूल आउट करना है। ठीक है। ठीक है, अदरवाइज एक सिंपल, अगर इसकी फैसिलिटी नहीं है तो फिर TVS, और अदरवाइज अगर पेट के ऊपर से किया जाता है तो उसको अल्ट्रासाउंड पेल्विस सिंपल स्कैन कहते हैं। डॉपलर कराने की ज़रूरत अब पड़ती है अगर ओवेरियन सिस्ट का केस है, उसमें देखना, ब्लड सप्लाई देखनी है, टोर्जन को रूल आउट करना है, तब करवाते हैं। प्रेगनेंसी में भी अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में भी डॉपलर इसीलिए किया जाता है कि सिंपल अगर हम अपने आवाम को समझाने के लिए करें कि जो बेबी को ब्लड सप्लाई कैसे जा रही। ठीक है। ठीक है, और वो डॉपलर में पता वो चलता है? डॉपलर में पता चलती है। कार्डियक एक्टिविटी और बाकी सारी कार्डियक एक्टिविटी सिंपल स्कैन पे भी पता चल जाती है, ठीक है। जिसको हम सिंपल ऑप स्कैन करते हैं। ठीक। TVS अर्ली प्रेगनेंसी में तब करवाना चाहिए कि जब आपको बेबी जो प्रेगनेंसी है वो एब्डोमिनली नहीं मिल रही या बेबी की हार्ट बीट डाउटफुल है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में TVS जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है ठीक होगा। प्रेगनेंसी को लोकलाइज करने में, उसकी वाइबिलिटी को कंफर्म करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो सिंपल स्कैन जिसको हम कहते हैं वो ऑप स्कैन है, जिसमें हमें बेबी की हार्ट बीट भी, ग्रोथ भी पता चल रही होती। फिर एक अनोमली स्कैन होता है जिसमें हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं बेबी का, कि उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। और उसके बाद सिंपल ऑप स्कैन जिसमें हम ग्रोथ देखते हैं बेबी की, और डॉपलर हम तब ऐड करते हैं जब हमें ब्लड फ्लो देखना है। बेबी की ग्रोथ अगर इफेक्ट हो रही है तो उसमें डॉपलर में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर बट इट्स नॉट ऑलवेज कि हर केस में आपको डॉपलर करवाना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई और हेल्थ इशू है, तो उसमें फिर हम डॉपलर करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर आप भी क्लिनिकल ट्रायल में देखती होंगी, हम भी देखते हैं, माएँ आती हैं वो कहती मेरा बच्चा टेढ़ा है,
अच्छा। ये टेढ़े वाला क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहती है कि जी हमें किसी ने बताया स्कैन करके कि आपका बच्चा जो है ना वो टेढ़ा है। अच्छा, एक तो इसमें ये है कि बहुत अर्ली स्कैन पे फीमेल्स बहुत परेशान होती हैं कि ब्रीच बेबी है। ब्रीच का मीन्स है कि सर ऊपर की तरफ है और बटक्स नीचे की तरफ है। टेढ़े का मतलब है कि उसका लाई जो है वो लाइक एक कॉर्नर पे हेड है, एक साइड पे उसके लिम्स हैं, यहाँ बटक्स हैं। तो नॉर्मल प्रेगनेंट डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है कि बेबी सीधा हो, मीन्स उसका हेड नीचे की तरफ हो। ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से ख़वातीन परेशान हो जाती है। बट अर्ली प्रेगनेंसी में, ये इवन मिड में भी, अगर बेबी जो है वो वक्त के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक तो है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एंड पे आपके बेबी की पोजीशन इस तरह से है तो फिर हमें मोड ऑफ डिलीवरी चेंज करना पड़ता है। बट स्टार्ट में पेशेंट्स आके बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम, 11 वीक्स की 12 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है और कहते हैं मैडम ये ब्रीच लिखा हुआ है, तो उसमें हम उन्हें यही समझाते हैं कि अभी ये बहुत छोटा है तो ये तो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी डायरेक्ट लिंक्ड है रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ या नहीं है? नहीं, डायरेक्टली लिंक नहीं है। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अगर देखा जाए तो उसके साथ ये होता है कि बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। एनीमिक हो सकती है, मदर खुद एनीमिक है, प्रेगनेंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ग्रोथ कम होती है, या बेबी आगे एनीमिक हो सकता है। बट डायरेक्ट लिंक इस तरह से रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, खून की कमी प्रेगनेंसी में किस तरह के बैड असरात डाल सकती है? देखिए, खून की कमी है जिसकी वजह से अब डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन इसके थैलेसीमिया को अभी वेरिएंट्स आ गए हैं। एक तो इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। जब खून की कमी रहेगी, बेबी इज़ जस्ट लाइक अ पैरासाइट जो फीटस है अंदर, ऐसे उसने अपनी न्यूट्रिशन पूरी करनी है, मदर से उसने अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर लेनी है। मदर के अंदर ऑलरेडी अगर रिजर्व्स कम है तो वो मज़ीद कम होते जाएंगे जो ओवरऑल उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। मूड स्विंग्स इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, हर टाइम नकाहत रहेगी, बॉडी में पेन्स होंगी, जो है टांगों में रेस्टलेस सिंड्रोम हम उसे कहते हैं, बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा। और ये अगर मज़ीद बढ़ती जाती है तो बेबी की ग्रोथ अफेक्ट होती है, वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। और इसमें फ़ीमेल को डिलीवरी के दौरान या उसके बाद ज़्यादा खून पड़ने का मसला भी हो सकता है। PPH बहुत कॉमन है। तो खून की कमी तो हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं कि खून की कमी, इवन अगर कोई खातून अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आइडली उनको एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर बार बार किसी खातून को खून की कमी प्रेगनेंसी में देखने में आती है तो फिर उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और बर्थ स्पेसिंग पे भी अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए बात करते हैं कि फ़ीमेल की बॉडी को एक एडिक्वेट टाइम मिल जाए अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को पूरा करने का। और बार बार ऊपर नीचे बच्चे पैदा होने की वजह ये भी, उसमें भी देखा गया कि खून की कमी उन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं इसके ऊपर कोई आज के जदीद दौर के अंदर कोई डेवलपमेंट, कोई नई टेक्निक जो इससे रोका जा सके कि रिकरेंट मिसकैरेजेस कम हो? अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस के एक रीज़न आप देखें, क्रोमोसोमल एनोमलीज है, उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग मौजूद है। ठीक है। उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि अगर 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो गए हैं तो वैल्यूएशन कराएं। थर्ड मिसकैरेज पे जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, जिस तरह DNC पे अगर हम बात करते हैं तो DNC के साथ या उस टिशू की, उसका भी साइटोजेनिक एनालिसिस होना चाहिए। अगर उस फीटस में अनोमलीज मिलती हैं तो आइडली कपल की कैरियोटाइपिंग होनी चाहिए। कैरियोटाइपिंग हम अदरवाइज भी 3 या उससे ज़्यादा मिसकैरेजेस होंगे तब भी रेकमेंड कर देते हैं। तो इस तरह के कपल्स जिनमें ये क्रोमोसोमल जो है रीअरेंजमेंट मिलती है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन उसको कहते हैं, तो उसमें फिर हम उन्हें रेकमेंड करते हैं कि आप IVF करवाएं और साथ जेनेटिक टेस्टिंग जिसको PGT-SR गाइडलाइन कहती है कि आप वो करें। PGT-A भी हो रहा है उसके लिए। तो एम्ब्रियोज़ जो है एक्चुअली में वो स्टडी होते हैं, तो वो एम्ब्रियोज़ जिनके अंदर क्रोमोसोमल एनोमलीज नहीं है वो इम्प्लांट होता है, तो आपको हेल्दी प्रेगनेंसी मिल सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से देखें, सडन जो है ब्लड प्रेशर शूट करता है, प्लेसेंटा उसके साथ डैमेज हो रहा होता है। ठीक है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है बेबी को अफेक्ट होती है, सडन IUD का रिस्क होता है। और यही अगर पेशेंट है जो कि प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हैं और क्रॉनिक ब्लड प्रेशर चल रहा है और वो अनकंट्रोल्ड है, तो वो डेफिनेटली आगे जाके रिकरेंट मिसकैरेजेस इस लिहाज से करवा सकता है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, डिप्रेशन, एंजाइटी या गैर ज़रूरी तौर का जो स्ट्रेस है, क्या ये भी मिसकैरेज करवा सकता है? डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली यस।
करवा सकता है। स्ट्रेस किसी भी तरह का है, फिजिकल है, इमोशनल है, वो आपको ड्रेन कर देता है। उसकी वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते, आप अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो पूरी नहीं कर पाते, आप अपना ख्याल नहीं रख पाते, आप डॉक्टर के पास जाने को दिल नहीं करता, आप क्लोज फॉलोअप नहीं रख पाते हैं, तो जो है ये इनडायरेक्टली रिकरेंट मिसकैरेजेस के रीज़न बनता है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी को क्योर करने का कोई ऐसी होम रेमेडी, कोई ऐसा तरीका कि जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको सेफ तरीके से कैसे लेके चले? सेफ उसके लिए एक तो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डॉक्टर के साथ आप प्रेग्नेंट होते हैं तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, ताकि जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक। और उसके बाद जो क्लोज फॉलोअप रखें, अपनी एडिक्वेट रेस्ट होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि जी आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो करें। ठीक है। ठीक है। और प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए अगर कोई मेडिकेशन है तो उनको प्लीज़ फॉलो करें। ठीक है डॉक्टर साहब, गैर ज़रूरी तौर पे या सेल्फ मेडिकेशन या कोई सप्लीमेंट का गैर ज़रूरी तौर पे लेना जबकि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो, तो क्या वो आपकी प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट डालती है? देखिए, मिनरल्स की या वाइटामिन्स की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। ठीक है। ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप जो भी मेडिसिन लें, कुछ मेडिसिन या वाइटामिन्स हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के साथ, एडवाइस के साथ मेडिसिन स्टार्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, 18 की बीमारी को रोकने के लिए कोई सप्लीमेंट, कोई होम रेमेडी आपके माइंड में है? होम रेमेडी तो मैं अवेयरनेस पे ही बात करूँगी कि प्लीज़ इस बात से निकल आएँ कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, कपल्स के लिए, ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए। और होम रेमेडी में यही है कि उनके घर वालों को अवेयरनेस होनी चाहिए और प्रॉपर जाके डॉक्टर से अपनी एवेल्युएशन करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है किसी भी फीमेल की, उसको अगर वो सेफ बनाए तो कैसे बनाए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सेफ बनाने के लिए एक तो देखें, आपका वही बात हमारी हमेशा लाइफस्टाइल से स्टार्ट होती है। आपकी वेट ऑप्टिमाइज़ हो, ठीक है, नींद पूरी हो, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करना है, ख़ास जिनमें बेसिक एनीमिया है उसकी करेक्शन है, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं, फोलेट और फॉलिक एसिड। इसको प्रेगनेंसी करने से 3 मंथ्स पहले स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद जब आपने प्लान कर लिया तो 3 महीने पहले प्रेगनेंसी, हाँ जी, आपने माइंड बना लिया कि मैंने कंसीव करना है, तो लाइक उससे 3 मंथ्स पहले हम इसको कहते हैं कि आप स्टार्ट कर दें। फिर दूसरा ये है कि आपको अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल में रखें। आप किसी वजह से कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे आप मिर्गी है, एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहे होते हैं, या अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें प्रेगनेंसी से पहले स्टॉप करके उनका ऑल्टरनेटिव वो मेडिसिन स्टार्ट करनी है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव्स भी होती हैं। ठीक है। तो एक तो हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिर जो है आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, आपको अपने वेट को ऑप्टिमाइज रखना है, और अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करना है, और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके साथ बड़ी मज़े की गुफ्तगू जारी थी, इसमें घंटों गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन जब आप स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, तो डॉक्टर मुनीबा ताहिर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा पैगाम पब्लिक के लिए ये है कि 18 की हमने आज बात की है, तो मैं प्लीज़ ये क्लियर करना चाहती हूँ और अपना ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इसमें किसी को जो है ट्रॉमेटाइज प्लीज़ ना करें, या लेबल ना लगाएं कि इसको 18 की बीमारी हो गई है तो पता नहीं क्या हो गया। इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, ये एक बीमारी है जैसे बाकी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इसका इलाज भी मौजूद है। और इस तरह की फ़ीमेल्स को प्लीज़ सोशली आइसोलेट भी मत करें, और जो है बजाय कि आप किसी के कहने पे किसी एडवाइस को फॉलो करें, आप जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो है इंशाल्लाह उम्मीद का दामन हाथ से ना जाने दें तो आपको सक्सेस होगी। डॉक्टर साहब, आपको अगर प्रैक्टिस पे लोग मिलना चाहें तो कहाँ मिलें? मैं करंटली उमर हॉस्पिटल कार्डिक सेंटर जौहर टाउन और जेल रोड ब्रांच पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसके लिए जो है आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर भी हम डाल जो देंगे, है वो भी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर मुनीबा ताहिर मेरे साथ मौजूद थी, और डॉक्टर साहब के साथ मैंने कोशिश की कि हर वो सवाल डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रखा, एक लेमैन लैंग्वेज में रखा,
ताकि आप लोगों के मुताबिक जो है वो डॉक्टर साहब उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकें। और हमने कोशिश की कि जितनी भी इसके ऊपर मिथ्स थी या रियलिटी थी या बेस्ड ऑन साइंस जो भी हम गुफ्तगू कर सकते थे वो हमने इस टाइम लिमिट के अंदर करने की भरपूर कोशिश की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपकी क्यूरी थ्योरी, कोई किसी तरह के कोई मामला हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम आपके कमेंट्स को देखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करते हुए हम अगली गेस्ट को जो है वो अरेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके उन सवालों को प्रॉपर तरीके पर एड्रेस करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। मुझे डॉक्टर मुनीबा ताहिर और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।